हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कानून की पढ़ाई कर रहे हो या फिर वो लोग जो नए नए इस वकालत की दुनिया में आते हैं, जो न्यू कमर्स हैं। दोस्तों, नए एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स के लिए भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूं। वो दिक्कत जो मुझे आई, मैंने फेस किया कोर्ट में, और वो क्या कमियां थी जिसे शायद मैं नहीं करता, वो गलतियां थी जिसे मैं नहीं करता, तो आज उसका क्या बेनिफिट होना था, आज मुझे इसका क्या फायदा मिलता। और मेरी ये कोशिश है दोस्तों कि आपसे वो गलती ना हो। जो नए एडवोकेट वकालत के दुनिया में जो एंट्री ले रहे हों, जिन्होंने एडवोकेसी में कदम रखा है, एज ए वकील जिन्होंने अपने प्रैक्टिस के लिए एनरोलमेंट कराई है स्टेट बार काउंसिल में, उनके लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सलाह लेकर आया हूं मैं। वो गलतियां, वो खामियां जो मैंने की है वो ना करें। पहली गलती, आप जैसे ही डिग्री मिलती है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ टाइम मैजिस्ट्रेट की तैयारी कर लूं, उसके एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाऊं, मैं कुछ टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील के एग्जाम की तैयारी में लग जाऊं, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में वो लग जाते हैं। ये सोचते हुए बहुत टाइम तक वो खुद का एनरोलमेंट तक नहीं कराते। स्टेट बार काउंसिल में जैसे ही वकालत की डिग्री आपको मिलती है, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट होती है, डिग्री आपके पास है, आप भूल कर भी वक्त बर्बाद ना करें। इमीडिएटली जैसे डिग्री आती है, उसी टाइम, उसी प्रक्रिया में आप अपने एनरोलमेंट को कंप्लीट करें। जिस स्टेट में आप चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर करा सकते हो। यह है प्रावधान। जिस स्टेट बार काउंसिल के तहत आप रह रहे हो, जिस स्टेट में आपका रहना हो रहा है, रेजिडेंस है, आप कंफर्टेबली रह रहे हो उस टाइम, या जिस स्टेट में आपका इंटरेस्ट है, वहां के स्टेट बार काउंसिल में आप वकालत का एनरोलमेंट करा लें, वकील का एनरोलमेंट करा लें। आप अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखो, आप अपने दूसरे जो वर्क हैं, जो फोकस आपका कहीं और भी है, तो आप उन चीजों पे आप कंटिन्यू रख सकते हो अपने काम को, लेकिन आप एनरोल्ड हो जाएं। अगर आपकी जॉब लग गई तो आपका जो ये वकालत है, जो एज ए एडवोकेट आप एनरोल्ड हो, ये सस्पेंडेड पोजीशन में ये चीजें चली आएंगी। एक एप्लीकेशन आप दोगे कि आप अब जॉब ज्वाइन कर रहे हो, आपके एनरोलमेंट को सस्पेंड में रखा जाए। बाद में जब आप रिटायर होते हो तो फिर आप वकालत में इस सस्पेंडेड एनरोलमेंट को फिर से एक्टिव कर सकते हो। तो कभी भी मैं ये सलाह नहीं दूंगा। ऐसे बहुत से मेरे कलीग या पीयर्स मिले जो जिन्होंने पहले एग्जाम वगैरह पे फोकस रखा, उन्होंने एज ए वकील खुद को एनरोल्ड नहीं कराया, बाद में उनको अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, आपने अगर एनरोल्ड करा दिया इमीडिएटली, तो उस साल से एक तरीके से आपकी सीनियरिटी भी काउंट होगी कि आप इतने साल से प्रैक्टिस में हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये। दूसरी चीज मैं बता दूं कि कभी भी ऐसी गलती ना करें कि अगर आपने अपनी एनरोलमेंट करा ली एज ए वकील स्टेट बार काउंसिल में, उसके बाद बहुत लोग मस्ती में होते हैं कि बाद में देखूंगा, करूंगा, और वो किसी भी कोर्ट के बार एसोसिएशन, वकीलों का जो एसोसिएशन है, उसके सदस्य, उसके मेंबर नहीं बनते। ये दूसरी बड़ी गलती है जो मैंने भी की। एनरोलमेंट तो मैंने बिल्कुल सही समय पे करा लिए, लेकिन जब बार एसोसिएशन में खुद को मेंबर बनाने का वक्त था तो मैंने सोचा चलो आराम से बनूंगा, अभी तो वकालत शुरू की है, अभी देखता हूं कौन से बार में मेंबर बनूंगा, कहां अच्छा है, कहां क्या है। ऐसे में 2 साल का वक्त चला गया। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज बता रहा हूं जो बहुत धक्के खाकर आप सीखोगे कि जूते घिस जाएंगे, फिर आपको एहसास होगा कि ये बड़ी गलती कर दी मैंने। वो चीजें याद आ रहा हूं। आप बार एसोसिएशन के मेंबर बन जाओ। आप चाहे जिस बार में आपका इंटरेस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इंटरेस्ट है, वहां का सदस्य बन जाओ, मेंबर बन जाओ। आप हाई कोर्ट में बनना है, वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनना है, आपको लगता है सब अच्छे हैं तो सभी जगह के मेंबर बन जाओ। अभी कुछ ऐसे जजमेंट आ गए कि 1 वोट 1 बार, वोट तो कहीं एक जगह आप देखो, लेकिन मेंबर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने आपकी पसंद की बार है, आपको लगता है यहां मेंबर बनना चाहिए, एनरोलमेंट होते ही वो मेंबरशिप ले लो आप। क्योंकि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारी मूवी में भी देखी होगी कि वकील की सबसे बड़ी जरूरत होती है उसका खुद का चैम्बर, उसकी खुद की एस्टैब्लिशमेंट, उसका कोर्ट में, कोर्ट प्रीमाइसेस में जो चैम्बर बिल्डिंग बनी होती है, वकीलों के अलग अलग चैम्बर, मतलब उनका वो ऑफिस होता है, उनको अलॉट किया जाता है, जो बार एसोसिएशन के पावर के तहत ही होता है। बार एसोसिएशन से ही आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, आपके प्रैक्टिस की काउंटिंग भी बार एसोसिएशन के एनरोलमेंट से होगी। तो किसी भी बार एसोसिएशन का मेंबर जरूर आप बनो, ताकि कल आपको जब चैम्बर मिले तो आप वहां क्लेम कर सको, आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। बाद में जब चैम्बर अलॉट होंगे तो आपको एक अफसोस होगा कि आपने शुरू में क्यों मेंबरशिप नहीं लिया। अगर आपने शुरू में ही मेंबरशिप ले लिया होता तो आज आप सीनियरिटी के तहत यहां सिंगल चैम्बर के मालिक होते, इस तरीके से आपको भी चैम्बर मिला होता। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
जितने आपके इंटरेस्ट के बार एसोसिएशन है वहां मेंबर बन जाओ, ताकि कल आपका अपना चैम्बर हो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप वकालत में हो या वकालत में नहीं हो, आप कहीं एग्जाम की तैयारी दूसरे काम में लगे हो, अभी आप एक्टिव एडवोकेसी में या वकालत में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इनरोलमेंट हो चुका, बार एसोसिएशन के मेंबर हो गए, तो आप एटलीस्ट कुछ अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े और उनसे हेल्प लें कि सर जब आप केस फाइल करो तो वकालतनामा में मेरे भी साइन आप करा दो, मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर दूंगा। सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है, कुछ मिसलेनियस डेट्स हैं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, दूसरी पार्टी को कॉपी देनी है, दूसरी पार्टी से कॉपी लेनी है तो उनकी हेल्प भी मैं करूंगा, ये कहते हुए कि सर मेरा भी वकालतनामे में नाम डाल दें। तो इससे क्या होगा कि कल चैम्बर अलॉटमेंट में ये देखा जाता है कि आपने वकालतनामा फाइल किया है, आप वकील हो, आपने कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, केसेस में आपका नाम है, तो आप कोशिश करो कि बीच बीच में किसी किसी के साथ एसोसिएट होकर आप कोर्ट में खड़े भी हो। ऑर्डर में नाम आते हैं, जब नए वकील खड़े होते हैं या कोई भी वकील खड़ा होता है तो जज साहब पूछते हैं वकील साहब आपका नाम, और उस नाम को ऑर्डर में लिखा जाता है, एडवोकेट फॉर एक्यूज्ड मिस्टर अविनाश नंदन शर्मा प्रेजेंट। तो ऑर्डर में भी नाम आना बहुत जरूरी है। तो बीच बीच में आप दूसरे के केस में हेल्प लेकर, एसोसिएट बनकर, जुड़कर आप कोर्ट में अपने ऑर्डर में नाम को डालो, जो वकालतनामा है उसमें नाम देने की कोशिश करो। ये कल चैम्बर का क्लेम करोगे, कल कोर्ट में आपको जगह देनी होगी तो उनको ही दिया जाता है जिनका केस में, प्रक्रिया में जो शामिल हैं, जो वकालतनामा में जिनका नाम है। तो ये भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ये मैनेज करें। लोग आराम से चलते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि मैंने ये गलती कर दी, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दोस्तों इसके बाद मैं बात करूं कि जो नए एडवोकेट हैं उनके साथ बहुत मुश्किल आती है शुरुआती दौर में कि उनके क्लाइंट्स कैसे आएंगे, उनके जगह नहीं है कोर्ट में। भाई कहीं कोई अगर ऑफिस लेते हैं, वो कोर्ट में कोई चैम्बर उन्होंने लिया तो उसके लिए रेंट भी बहुत ज्यादा है, पैसे लगते हैं, इनिशियली वकालत नहीं चल रही होती है। तो शुरुआती दौर में एसोसिएशन क्रिएट करें, लोगों से जुड़ें, भाई किसी का काम करें, जो वकील हैं और एडवोकेट हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करें, उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने, ये बहुत जरूरी है। सोशलाइज्ड होना और दूसरे के केसेस में शामिल होना, उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर कोई वो कोर्ट में जा रहा हो तो आप बोले सर मुझे भी अपने साथ आप ले लो, मैं आपके बहस को देखना चाहता हूं। तो कोई भी अच्छे वकील मना नहीं करते, उनको लगता है ये सिंसियर यंग लॉयर है, ये देखना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, तो वो आपको साथ ले लेंगे। तो इस प्रक्रिया को भी करना बहुत जरूरी है, ऐसी चीजों में शामिल हों। और जो 3 बड़ी गलतियां मैंने बताई हैं वो कभी ना करें। इन गलतियों का खामियाजा आप तब भुगतोगे जब आपको और लोगों को चैम्बर अलॉट हो रहा होगा। आपके नाम जो हैं अलॉटमेंट के बाद भी चैम्बर आपको नहीं दिए जाएंगे, जब बोला जाएगा कि इतने वकालतनामा आप दो या इतने केस में ऑर्डर की कॉपी आप फाइल करो, 15 आपके पास वो नहीं होंगे उस टाइम। तो ऐसी गलती से बचें, इन चीजों को सामने लाना बहुत जरूरी था दोस्तों। बहुत लोग इस बेसिक जानकारी से अलग होते हैं, ऐसी चीजें कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूं। तो ऐसी किसी भी गलती से बचें, यंग एडवोकेट के तौर पे अच्छे से इन चीजों को फॉलो करें, और फिर वकालत खुद आपके लिए रास्ता निकालती चली जाती है। कोर्ट वो जगह है जो किसी के संघर्ष की रेस्पेक्ट है वहां, क्योंकि कोई अगर केस भी फाइट करता है तो फाइनली उसे न्याय जरूर मिलेगा, चाहे वो ट्रायल में मिले, अपील में मिले या सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मिले। उसी तरीके से अगर कोई एक सही दिशा में, सही सोच के साथ वकालत कर रहा है तो वकालत ही आपके लिए रास्ता निकालेगी, अदालत रास्ता निकालेगी। जजेस की नजर में आप आने लगते हो, टैलेंट छुप नहीं सकता, वो दब नहीं सकता। दोस्तों कुछ पल के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।